हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का श्री नारायण अकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के उद्देश्यों का परिचय। मैंने प्रियम्बल स्टार्ट किया है, तो ये सेकंड पार्ट है और इसमें हम लोग प्रियम्बल कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में स्वतंत्रता तक बताया था दोस्तों, गणतंत्र तक बताया था, सॉरी रिपब्लिक तक बताया था। तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे जस्टिस, इक्वलिटी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में, फ्रेटर्निटी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं एक वन बाय वन कर। तो जो फर्स्ट पॉइंट इसमें है वो न्याय है। हमारे प्रियम्बल में जस्टिस जो है वो 3 प्रकार से दिया हुआ है। फर्स्ट है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस, और थर्ड है आर्थिक न्याय, इकोनॉमिकल जस्टिस। वन बाय वन कर देखते हैं इसमें क्या है। सामाजिक न्याय में दोस्तों, सामाजिक न्याय क्यों दिया गया? अगर समाज में ऊंच नीच होगा तो ऊंच नीच को मिटाने के लिए, ऊंच नीच को भावना को खत्म करने के लिए, क्योंकि राजतंत्र में तो ये चल सकता है, ऊंच नीच, उच्च जाति नीच जाति, या बहुल धर्म के रह रहे हैं तो उसका प्रभाव ज़्यादा, पर एक लोकतांत्रिक देश में ये सही नहीं है। तो हमारे देश में सामाजिक रूप से बहुत सारा क्या था, डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था, उच्च जाति नीच जाति। तो उसके आधार पर क्या होता था कि लोगों को, जैसे कोई उच्च जाति में जन्म लिया तो वो तो श्रेष्ठ हो गया, सामाजिक रीति के अनुसार, सामाजिक बंधनों के अनुसार, सामाजिक परंपरा के अनुसार वो ऊंच हो गया, श्रेष्ठ हो गया। लेकिन कोई नीच जाति में जन्म लिया तो वो तो हीन भावना के दृष्टिकोण हो गया, वो खुद अपने आप में भी सोचेगा, अपने आप को भी कोसेगा और लोग भी उसको क्या करेंगे, हीन दृष्टि से देखेंगे। तो इसके लिए संविधान में प्रावधान किया गया। और संविधान ही क्या है, संविधान को यदि आपको देखना है, जैसे अपने आप को आपको देखना है तो क्या करते हैं दोस्तों, आईना मिरर के सामने जाते हैं, अपने आप फेस को आप देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि आप प्रियम्बल को देखें तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, टोटल कॉन्स्टिट्यूशन आप उसमें देख सकते हैं। तो प्रियम्बल में ही दिया गया है सोशल इक्वलिटी, सोशल जस्टिस, सॉरी सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस को मतलब समाज में अगड़ा पिछड़ा न रहे, ऊंच जाति नीचे जाति न रहे, तो समाज में जो पीछे छूट गए उनको लाने के लिए क्या किया गया, आप देखेंगे कि आरक्षण का प्रावधान किया गया। आरक्षण का प्रावधान किसके, रिजर्वेशन किसके लिए, एसी एसटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी के लिए भी है और महिलाओं के लिए भी है, क्योंकि सामाजिक रूप से महिलाएं भी पीछे रह गई समाज में। तो समाज के मुख्य धारा में सामाजिक रूप से उनको हीन दृष्टि न हो अपने आप में, या समाज उनको हीन दृष्टि से न देखें, तो सामाजिक न्याय होना चाहिए, समाज में बराबरी का भावना होना चाहिए, इसलिए सामाजिक न्याय रखा गया प्रियम्बल में। ठीक है, फिर राजनीतिक न्याय रखा गया। राजनीतिक न्याय में क्या होगा, जैसे अगर आप मोनार्की में रह रहे हैं, राजतंत्र में क्या कर रहे हैं, तो राजा के ही लोग क्या करेंगे, राजतंत्र में पार्टिसिपेट करेंगे, राजपाट चलाएंगे। तो राजनीतिक आरक्षण दिया गया, मतलब कि जो राजनीतिक व्यवस्था में भी पिछड़े जाति है, मतलब एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, तो आप राजनीति में भी आएँ, अपने लोगों को रिप्रेजेंट करें, पार्टिसिपेट करें लोगों को, तो उसके लिए राजनीतिक आरक्षण भी दिया गया। तो उसको वो क्या हुआ, एक प्रकार से न्याय हुआ। अगर आप जिस समाज से बिलोंग करते हैं और यदि उस समाज आपका क्षेत्र में, मतलब आप वहाँ से इलेक्ट होकर जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने समाज पर विशेष रूप से पकड़ रखना चाहेंगे, जीतने के लिए भी और सामाजिक सुधार के लिए भी। ठीक है, क्योंकि आप देखें बहुत सारे ऐसे लीडर हैं हमारे देश में जो अपने जाति से बिलोंग करते हैं, तो अपने जाति के उत्थान के लिए कुछ न कुछ करते हैं। ठीक है, तो वो क्या हुआ, राजनीतिक आरक्षण उनको दिया गया कि आप समाज के मुख्य धारा में खुद आइए, और आपका जो समाज है, जिस सोसाइटी से, जिस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, उन लोगों को भी क्या करें, समाज के मुख्य धारा में लाएं। तो ये भी क्या हुआ, इसमें भी आरक्षण दिया गया। जैसे आप देखते हैं कि कोई कोई सीट क्या होता है, एससी एसटी के लिए रिजर्व हो जा सकता है, रिजर्व हो जाता है। इसमें क्या है, एससी एसटी के लोग ही वहाँ पे चुनाव लड़ सकते हैं, वोट तो सभी लोग दे सकते हैं, पर चुनाव में सिर्फ खड़ा कैंडिडेट एससी और एसटी का ही हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्थिक न्याय में कहा गया है कुल संपदा का वितरण। देखिए, आर्थिक न्याय में कहा गया कि जैसे यहाँ पे 100 रुपया है, तो 100 रुपया का विभाजन इस प्रकार से करें, ये 100 रुपया है, तो आप इसको समझिए कि सरकार की संपदा है, मतलब गवर्नमेंट का, सरकार के पास। तो यहाँ पे इकोनॉमिकल जस्टिस में कहा गया है कि सरकार के पास जो संपदा है उसका वितरण इस प्रकार से करें
कि ज़्यादा अर्थ मतलब पैसा का, सीधा सीधे आप समझिए, ज़्यादा पैसा का मतलब डिफरेंस ना हो। ऐसा नहीं हो कि 100 रुपया में क्या हुआ कि 90 रुपया 10 लोगों के पास है और 10 रुपया 90 लोगों के पास है। तो संविधान यह प्रावधान करता है या सूचित करता है या आदेश देता है नेताओं को जो रिप्रेजेंट करते हैं कि आप ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें क्या हो, आर्थिक न्याय हो। कोई व्यक्ति ऐसा ना हो कि उसके पास इतना पैसा हो गया उसको नींद नहीं आ रहा है, और कोई व्यक्ति इतना गरीब है कि मतलब खाने के लिए मतलब पेट उसका खाली है तो नींद नहीं आ रहा। इस प्रकार से आप ऐसा ना करें। तो जस्टिस जो हमारे प्रियम्बल में है वो 3 प्रकार से हैं। आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो प्रियम्बल है सॉरी, उसमें जस्टिस कितने प्रकार के हैं। तो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक 3 प्रकार से न्याय है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आर्थिक न्याय को कम करने के लिए मनरेगा जैसे प्रोग्राम भी हमारे देश में चलते हैं। 1917 के रूसी क्रांति से यह प्रभावित है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जो है। जैसे फ्रांस की क्रांति में आप क्या पढ़ते हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो यह प्रेरित कहाँ से है, तो फ्रांस की क्रांति से। ठीक उसी प्रकार दोस्तों सामाजिक न्याय, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कहाँ से, रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि ये क्या है 9th का चीज़ है। तो यह हुआ जस्टिस। तो जस्टिस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता, जिसको लिबर्टी यहाँ पे कह सकते हैं। तो स्वतंत्रता का मतलब होता है व्यक्ति के विकास के लिए अवसर। मतलब कोई व्यक्ति विकास करना चाहता है और डेमोक्रेटिक कंट्री में है, हम रहने जा रहे हैं क्योंकि हमारा जब देश आज़ाद होगा, संविधान तो बन रहा है आज़ादी से पहले, लेकिन क्या हुआ, तो उन लोगों ने जब स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट रखा तो कहा कि देखिए भाई, हर व्यक्ति को अवसर दिया जाना चाहिए उसके व्यक्तिगत विकास के लिए। ठीक है, तो स्वतंत्रता का मतलब यही है कि आप अपना व्यक्तिगत विकास के लिए फ्री हैं, आप जैसे चाहें आप अपना विकास कर सकते हैं। फिर उसमें स्वतंत्रता में हमने हमारे नागरिकों को, हमारे देश के नागरिकों को भी और जो नागरिक विदेशी को भी दिया गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए आप कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता। मतलब प्रत्येक नागरिक के पास ये स्वतंत्रता है और गारंटी किसके द्वारा है, संविधान के द्वारा। और लिखा भी कहाँ गया है, प्रियम्बल में भी और कॉन्स्टिट्यूशन, मेन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। तो उसमें कहा गया कि आप कोई भी अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, बशर्ते देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए, संविधान के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो आप अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, आप कोई भी विश्वास रख सकते हैं, कोई भी धर्म को पालन कर सकते हैं, और उस धर्म में जिस प्रकार से उपासना है, पूजा पद्धति है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। संविधान इसका गारंटी देता है, मेजोरिटी को भी माइनॉरिटी को भी। प्रत्येक व्यक्ति, इंडिविजुअल का जो है संविधान उसको गारंटी देता है। ऐसा नहीं है कि अगर 100 लोग में से 90 लोग मान लेते हैं कि कोई दूसरे धर्म का है और 10 लोग कोई दूसरे धर्म का है, तो ऐसा नहीं कि 90 लोग वाले इस पर प्रेशर डाल सकते हैं कि 10 जो यहाँ पे लोग हैं कि नहीं आप मेरे ही जो रिचुअल्स हैं, जो पूजा पद्धति है, आप इसको फॉलो करें। ऐसा ये नहीं कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि संविधान प्रत्येक व्यक्ति को यह सुनिश्चित करता है कि आप क्या हैं, अपना विचार, पूजा पद्धति, विश्वास रख सकते हैं। आप हमारे देश में देखें 0.36%, मतलब आधे % से भी कम जैन यहाँ पे आबादी है, पर वो आराम से कर सकते हैं कि नहीं। तो यह सुनिश्चित किसके द्वारा है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और यह कॉन्सेप्ट कहाँ से झलकता है, प्रियम्बल से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, लेकिन स्वतंत्रता के मतलब सीमाएं भी हैं। जैसे आप स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, स्कूल जाने के आपके मतलब घर से स्वतंत्रता है, या कोई भी काम करने की स्वतंत्रता है। फॉर एग्जाम्पल आप खेलने का स्वतंत्रता है, आपके घर के द्वारा जो है परमिशन मिला है कि आप जाइए 4 बजे से 6 बजे तक खेलिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 6 से आप रात में 9 बजे तक खेलते रहिएगा। तो ये क्या हुआ, स्वतंत्रता पर सीमा हो गया, मतलब आप इससे ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो प्रियम्बल में लिखा गया जो स्वतंत्रता, मैं और थोड़ा डिटेल से बता रहा हूँ क्योंकि आप पढ़िएगा आगे, तो उसमें सीमा है, मतलब कि उसमें आपका बाउंड्री लगा हुआ है कि आप इसके बाहर नहीं जा सकते हैं। तो उसमें कहा गया कि राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार, मनहानि। मतलब स्वतंत्रता आपको दिया गया है विचार व्यक्त करने का, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि राज्य के खिलाफ, राज्य कहने का मतलब हुआ यहाँ पे देश के खिलाफ, कि आप देश के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। देश में सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं लेकिन देश के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। तो आप सोच रहे हैं ऐसा कैसे होगा, जैसे भारत के खिलाफ, भारत भूमि के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। कुछ लोगों पर देशद्रोह का केस होता है तो क्या होता है, वो देश के खिलाफ बोलते हैं, तो उनके देशद्रोह का मतलब क्या, उसके खिलाफ, देश के खिलाफ। तो राज्य के खिलाफ आप मतलब देश के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हैं। ये आपके स्वतंत्रता, विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है,
लेकिन रिस्ट्रिक्शन है। आगे देखिए, लोक व्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा, ऐसा नहीं कि दंगा फसाद करने लगेगा आप, इस प्रकार के स्वतंत्रता आपके पास नहीं है। शिष्टाचार, शिष्टाचार होना चाहिए, सदाचार होना चाहिए, मोरालिटी नहीं होगा तो समाज क्या होगा, उदंड हो जाएगा। मनहानि, आप मनमाने तरीके से किसी पर आरोप या फिर उसके गरिमा को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, उसको कहते हैं मनहानि। तो मनहानि जो है इस पर भी है कि विचार व्यक्त करने का है स्वतंत्रता, पर ऐसा नहीं है कि आप जो मन में आए कुछ भी बोलते रहेंगे। तो ये स्वतंत्रता है, लेकिन इस पर कुछ सीमाएं हैं। अब देखिए समता, इक्वलिटी। इक्वलिटी तब होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं 1 2 3 4 5, ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर के अंदर आप रख रहे हैं तो इक्वलिटी हो गया। अगर और कॉन्सेप्ट है ऑड इवन, तो आप सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं सोचिएगा। 1 2 3 4 5 आप जब सुनते हैं तो क्या आपके दिमाग में आता है, नेचुरल नंबर, काउंटिंग। अब देखिए, जब समता होगा हमारे सोसाइटी में, तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई विशेषाधिकार नहीं है। राजतंत्र में क्या होता है, कोई देखिए, कोई यहाँ है, ये पेन, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, तो क्या हुआ, विशेषाधिकार किसी को प्राप्त है, कोई इतना ऊंचा हो गया और कोई इतना नीचा हो गया। तो जब विशेषाधिकार की अनुपस्थिति हो जाएगी, मतलब कोई ऊंचा नीचा नहीं रहेगा, तब हो जाएगा समता, इक्वलिटी कहते हैं उसको। ठीक है, तो सीधा सा मतलब हुआ कि विशेषाधिकार की उपस्थिति अगर समाज में कर दिया जाए तो हो जाता है समता। अब देखिए, तो समता क्या किया गया है, नागरिकों को दिया गया है, राजनीतिक, आर्थिक, इस प्रकार के समता दिया गया है। देखिए, राजनीतिक रूप से समाज में आने के लिए समता का ही तो किया गया है। जस्टिस, न्याय तभी तो होगा जब समाज में सभी लोग बराबर होंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि समता जो है विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, उसमें नागरिकों को दिया गया, राजनीतिक है, आर्थिक है, यहाँ पे क्या न्याय भी तो है, आप लगेगा, लेकिन समता जब हो जाएगा तो अपने आप हो जाएगा न्याय। जब कोई विशेषाधिकार प्राप्त होगा तो न्याय कहाँ है, और विशेषाधिकार नहीं है तो न्याय हो गया। अब देखिए, जब आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे, जब मैं फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगा तो उसमें पढ़ाऊंगा कि समता जो है, समता आपको मैं पढ़ाऊंगा कि समता, स्वतंत्रता, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता, तो ये सब समता जो आर्टिकल 14 से 18 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। मतलब विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। तो आप समता के अधिकार में देखेंगे कि विधि के समझ समता, आर्टिकल 14, विधि के मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब हुआ कि कानून के नज़र में सभी बराबर, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे देश का एक रिक्शा चालक ही क्यों ना हो, कानून सबके लिए बराबर। यदि प्रधानमंत्री भी मर्डर किसी का कर देते हैं तो उनके लिए भी वही सजा मिलेगा कानून के द्वारा जो एक रिक्शा चालक को मिलेगा। विशेषाधिकार की अनुपस्थिति है, कोई भी मतलब पद और गरिमा का वैल्यू नहीं है, अपराध किए हैं तो सजा आपको मिलेगा। ठीक है, तो समता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 में कहा गया कि सभी बराबर है। फिर देखिए, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ विभेद नहीं होगा, ये भी तो समता का ही निशानी है ना। अगर किसी के साथ हम धर्म के आधार पर करेंगे कि नहीं, 90% लोग मान लेते हैं किसी ए धर्म का बिलोंग करते हैं और 10% लोग बी धर्म का बिलोंग करते हैं, और ये वाले को कहेंगे कि नहीं आप लोग तो सबसे ऊंचा है और ये लोग क्या है, नीचा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, समता नहीं ना हुआ। तो समता के अधिकार में जब होगा कि धर्म, किसी भी धर्म से आप बिलोंग करें, किसी भी जाति से बिलोंग करें, आप चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, या फिर आप किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करें, या आप गुजराती हो, बिहारी हो, या फिर आप असम से बिलोंग करते हो, या तमिलनाडु से बिलोंग करते हो, या जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हो, जन्म के आधार पर भी आपके साथ विभेद नहीं किया जा सकता है। यही तो भारत में है, कहीं भी आप जा सकते हैं, फ्री ट्रेड कर सकते हैं, ये क्या है, समता ही तो दिखा रहा है। फिर देखिए, लोक नियोजन के विषय में समता, आर्टिकल 16, सरकारी जो होता है वैकेंसी निकलती है तो क्या है, कोई ऐसा थोड़ी होता है कि ये हिंदू के लिए निकला, या सिर्फ मुसलमानों के लिए निकला, या सिर्फ बौद्धों के लिए निकला है। तो लोक नियोजन में क्या था, समता, सभी बराबर है। अब देखिए, अस्पृश्यता हमारे देश का एक कुप्रथा, आप ऊंच जाति से हैं, हम नीचे जाति से हैं, ठीक है, आप अगड़े हैं, हम पिछड़े हैं, तो ये सब कौन जो है चीज़ें हैं, तो उन सब विशेषाधिकारों को समाप्त करेंगे जब हम, तो हम क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, समता हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आर्टिकल 17 के तहत कहा गया कि आप किसी भी व्यक्ति को जाति आधारित टिप्पणी नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते हैं तुम इस जाति से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे बैठ नहीं सकते हो, यहाँ पे मतलब चल नहीं सकते हो, ये गलत बात है। तो अस्पृश्यता आर्टिकल 17 से खत्म किया। उपाधियों का अंत, कोई भी राजा, धीराज, महाराज की उपाधि नहीं धारण करेगा, समाज में सभी लोग बराबर हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या, उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18। ये भी क्या कर रहा है, अगर मान लेते राजा, महाराजा, धीराज होगा तो इसका मतलब कोई ऊंच हो गया और कोई बाकी सब क्या हो गया, नीच होगा। अब देखिए, राजनीतिक समता में आप देखेंगे तो आर्टिकल 325 में जब पढ़ाऊंगा मैं इलेक्शन कमीशन जब पढ़ाऊंगा तो उसमें आप देखेंगे कि किसी के आधार पर ऐसा नहीं हो सकता है कि आप इस धर्म से बिलोंग करते हैं, इस जाति से बिलोंग करते हैं तो वोटर ID कार्ड में नाम नहीं होगा, ऐसा तो कॉन्सेप्ट नहीं है, है कि नहीं है।
कि वोट दे सकते हैं। 326 आर्टिकल कहता है कि राजनीतिक ही क्या है, आपके पास क्षमता है कि आप 18 साल से ऊपर हो गए तो जाइए आप वोट दीजिए, वोटर आई डी कार्ड में आपका नाम हो गया तो ठीक है। ये सब क्षमता का ही दिखा रहा है कि कोई भी ऊंच नीच नहीं है, सभी बराबर हैं, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति का संविधान संरक्षण करता है, ना कि समूह का, प्रत्येक व्यक्ति का संरक्षण करता है। यदि मैं एक धर्म से अगर मान लेते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में कोई मैं धर्म से बिलोंग करता हूँ, उस धर्म का नाम मान लेते हैं जेड है, और मैं ही सिर्फ इस देश में हूँ, तो मैं भी रह सकता हूँ, ठीक है, उतना ही गरिमा से जितना एक मेजोरिटी 90% धर्म को मानने वाले लोग रहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं बंधुत्व। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। भाईचारे का मतलब हुआ क्या, मिलजुल कर रहना। भाईचारे की भावना जो है, देखिए भाईचारे की जो भावना है वो फ्रांस की क्रांति से लिया गया। मैंने आपको बताया था कि समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व तीनों कॉन्सेप्ट जो है फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया है, रूस की क्रांति से लिया गया। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से हम क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, उसको क्या करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं। तो बंधुत्व की भावना जो है फ्रांस की क्रांति से लिया गया। अब बंधुत्व क्यों रखा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ तो कारण होगा। अगर मान लेते हैं कि आज डिजिटल हो गया तो इसकी आवश्यकता है, तो डिजिटल दुनिया हो गया, है कि नहीं। तो इसमें हुआ कि देखिए हमारे देश पर बहुत सारे लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों ने राज किया, ठीक है, उपनिवेश हमको बना के रखा। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट लाया फूट डालो राज करो, मतलब 5 जने यहाँ पे रहेंगे एक साथ है तो इसे तोड़ पाना आसान नहीं होगा, बहुत ही कठिन हो जाएगा। और 5 जने का मन अलग अलग कर देंगे तो तोड़ना इन लोग का आसान होगा। तो फूट डालो राज करो का मतलब क्या हुआ, अलग अलग कर दो और अपने क्या करो, शासन करो, यही कॉन्सेप्ट लाए। तो इससे क्या भावना हुआ कि सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से भी लोग अलग हो गए। फिर दूसरा में क्या हुआ कि देश का विभाजन हो गया धर्म के आधार पर। तो लोगों में जब देश के आधार विभाजन हो जाएगा और जिन लोगों को एक धर्म मिल जाएगा, एक धर्म के नाम से एक राष्ट्र लोग बना लेंगे, तो जो इस साइड रहेगा वो भी सोचेगा कि हम भी बना लेते हैं एक नाम से, एक धर्म के बहुल धर्म से एक राष्ट्र बना लेते हैं। तो ये क्या हो गया कि अब अच्छी बात तो नहीं है, भावना अच्छा नहीं हुआ, सेपरेशन हो जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने कहा कि नहीं, इस भावना को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि जो पास्ट में हो गया वो हो गया, अब फ्यूचर में हम इसे दोहराएं नहीं। तो इन लोगों ने क्या किया कि देश का विभाजन जब देश का हो गया तो इस कॉन्सेप्ट को कहा कि नहीं, देश को एक रखने के लिए भविष्य में ऐसे हम परिस्थिति से ना गुजरे, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि बंधुत्व का कॉन्सेप्ट लाया। देखिए बंधुत्व का जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ लिख देने से नहीं होगा। जैसे मेरे पास कोई किताब है, सपोज मान लेते हैं कि मेरे पास ये कोई क्वेश्चन है, जब तक हम इसे सोल्व नहीं करेंगे तो क्या ये सोल्व हो जाएगा, कभी नहीं सोल्व होगा। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में हम खूब अच्छी अच्छी बातें लिख दें, लेकिन पालन तो उसका जो करेंगे वो कौन लोग करेंगे, नागरिक करेंगे। तो ये जो नागरिक का कर्तव्य है हमारे देश में दोस्तों, क्या है, नागरिक का ये कर्तव्य है। नागरिकों का भी जो फंडामेंटल राइट तो है आपके पास, लेकिन फंडामेंटल राइट भी है, मतलब कुछ करने का संविधान आपको संरक्षण देता है, तो कुछ करने का आपको भी अवसर देता है, मौका देता है कि आप कुछ देश के लिए भी कीजिए। तो मैं पढ़ाऊँगा कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है 4A का 15A इसमें लिखा गया है। तो नागरिक का कर्तव्य होगा कि धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय, जातीय, इन सब बातों से आप ऊपर उठें और एक देश के रूप में आप इसे देखें, एक समूह के रूप में देखें कि हम सभी देश को क्या करेंगे, एक विकसित राष्ट्र की ओर लेकर ऐसे बढ़ेंगे। तो जब आप धार्मिक भावना से एक संकीर्ण हो जाएंगे तो क्या खुद का विकास नहीं होगा तो देश का कहाँ से विकास होगा। भाषा हो जाएंगे, हम तो तमिल बोलते हैं, हिंदी वाले से हम नफरत करेंगे, हिंदी बोलते हैं हम तमिल वाले से, तमिल भाषा से नफरत करेंगे, उड़िया भाषा से हम नफरत करेंगे, तो कहाँ से विकास हो पाएगा, असंभव है। क्षेत्रीय, अब देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है हमारे देश में, हम मराठी हैं तो बिहारी को नहीं घुसने देंगे, ये भी देश के विकास में क्या है, इस प्रकार से विचार, इस प्रकार के सोच हमारे देश के विकास के लिए बाधक है, ठीक है। और जातीय, हम तो उच्च जाति से बिलोंग करते हैं, तुम नीच जाति से बिलोंग करते हो, तुम्हारे समाज में क्या है, बहुत ही पोजीशन नीचा है, हमारा समाज में क्या पोजीशन बहुत ऊंचा है। तो इन सब भावनाओं को क्या कहा है कि संविधान नागरिक से ये मांग करता है और इच्छा रखता है, और आपका कर्तव्य है कि इन सभी विचारों से आप ऊपर उठकर एक राष्ट्र के विकास में सहयोग दें। तो इसमें 2 बातें हैं, व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। अब धार्मिक भाषाएं जब हम बात छोड़ देंगे तो प्रत्येक व्यक्ति का तो इसमें क्या हुआ, सम्मान होना चाहिए, और होगा भी, क्योंकि अगर जब इन सब बातों से आप उठ जाएंगे, अगर मैंने बताया कि यहाँ पे सपोज मान लेते हैं 99 लोग एक जगह रह रहे हैं और 99 लोग 100 लोग रह रहे हैं और 99 लोग एक धर्म के बिलोंग करते हैं और मैं अकेला हूँ जो जेड धर्म से बिलोंग करता हूँ, तो संविधान हमको संरक्षण दिया है। और संविधान के साथ साथ नागरिक का भी एक कर्तव्य है कि ये है वन, वो जेड धर्म का बिलोंग कर रहा है तो उतना ही सम्मान कीजिए जितना 99 लोग
के सम्मान के पात्र हैं, ये भागी हैं। तो इन सब बातों को बंधुत्व क्यों रखा गया? कुछ तो कारण होगा। तो रखा गया कि राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे, क्योंकि हमारा राष्ट्र क्या हुआ, अंग्रेजों ने बहुत सालों तक राज किया और इस देश को 2 टुकड़ों में बांटकर चले गए। तो वो कहें कि भविष्य में ऐसा ना हो। राष्ट्र की एकता का क्या हुआ? एकता हुआ साइकोलॉजिकल और यह हुआ ज्योग्राफिकल। एकता जब हम रखेंगे अपने विचारों में, हम सभी एक हैं, तो एक साइकोलॉजिकल रूप से ही एक हैं। और जब समाज में कुछ उथल पुथल होने लगता है तो क्या था, साइकोलॉजिकल रूप से हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि नहीं, एक सही नहीं है। अखंडता, हमारा देश का कोई भी टुकड़ा, कोई भी भाग मतलब देश से अलग नहीं होना चाहिए, ये हुआ अखंडता। अब देखिए, हमारे राष्ट्र के अखंडता के लिए कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे कुछ एक चीज़ है, जैसे आप घर बना रहे हैं या घर बनाएं तो पानी होगा, तो आप क्या ऐसा करते हैं कि पानी हमारे घर में नहीं मतलब प्रवेश करे, तो पानी क्या हुआ, उस घर के लिए बाधक हुआ। तो उसी प्रकार हमारे राष्ट्र को एक करने के लिए या हमारे राष्ट्र को एक रखने के लिए कुछ चीज़ें बाधक हैं इसमें, जो इस राष्ट्रीय एकता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को लगातार कमज़ोर करते हैं या किसी भी देश को कमज़ोर करते हैं। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों में आप देखेंगे, एक सेकंड दोस्तों, तो उसमें देखेंगे सांप्रदायिकता। हमारे देश को बहुत अंग्रेजों ने रहा जब तक, तो बहुत सारे मतलब इस भावना से या इस परिस्थिति से हमारा देश गुजरा है। और कहीं कहीं आज भी आप देख जाएंगे, सुनने को या देखने को आपको मिल जाएगा कि ऐसा हो जाता है। तो जब ये हो जाता है तो समाज में तनाव हो जाता है, उस क्षेत्र में तनाव हो जाता है, उस कम्युनिटी, 2 कम्युनिटी के बीच तनाव हो जाता है। तो तनाव होना साइकोलॉजिकल, जब आप एक नहीं रहेंगे तो किसके लिए? एकता के लिए खतरा है। और एकता किसके लिए? राष्ट्र के लिए खतरा है। तो इन सभी सांप्रदायिकता क्या है? राष्ट्र की एकता के लिए खतरा होगा। क्षेत्रवाद, आप देखते हैं कि बम्बई में क्या होता है, महाराष्ट्र में बिहारियों को मारा जाता है। तो मराठी लोग क्या बोलते हैं, ये महाराष्ट्र जो है सिर्फ मराठियों का है, ऐसी तो बात नहीं है। संविधान में जहाँ तक हमारा देश का भाग आता है, वहाँ तक देश का जितना मराठी का हक है उतना ही एक बिहारी का भी हक है, उतना ही एक तमिल वाले का भी हक है। तो क्षेत्रवाद जब हुआ, ये कॉन्सेप्ट हमारे देश के लिए एक रखने का क्या एक चुनौती हो गया। जातिवाद, हम उच्च जाति से बिलोंग करते हैं, आप नीच जाति से बिलोंग करते हैं, आप मेरे बराबर नहीं हैं। इन सब भावना क्या है, संकीर्ण मस्तिष्क वाले हैं और राष्ट्र की एकता के लिए खतरा है। भाषावाद, आप देखते हैं कि यदि हिंदी के लिए आप कुछ थोड़ा सा भी करें तो तमिल वाले उठ खड़े हो जाते हैं कि नहीं, हम पे तो हिंदी थोपा जा रहा है। ठीक है, हालांकि एक पॉलिटिकल भी कॉन्सेप्ट हो जाता है अपने क्षेत्र में प्रभाव जमाने के लिए, पर इन सभी बातों क्या है, चीज़ क्या है, राष्ट्र की एकता के लिए खतरा है। तो हमको यही करना चाहिए कि इस प्रकार से विचार, इन प्रकार के सोच से ऊपर उठें और खुद का और राष्ट्र के विकास में हम अपना क्या करें, योगदान दें। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो प्रीएम्बल है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके देखते हैं। प्रस्तावना जो है हमारा जो है ये संविधान का दर्शन है। जैसा कि मैंने शुरू के वीडियो से ही बताते आ रहा हूँ कि ये जो प्रस्तावना है, जैसे आप क्या करते हैं अपना फेस मिरर में देख सकते हैं, तो जब आप प्रस्तावना के देखेंगे तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपको दिख जाएगा। बशर्ते आपको पॉलिटी का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, अन्यथा कहेंगे कैसे कैसे होगा, लेकिन है एक एक पॉइंट को यदि आप उसमें से इंटरप्रिटेशन करेंगे, व्याख्या करेंगे, वर्णन करेंगे तो पूरा संविधान उसमें आ जाता है। तो यही कहा गया कि प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का दर्शन है। ठीक है, फिर देखिए कि प्रस्तावना पर कुछ लोगों ने अपना टिप्पणी किया, मतलब अपना राय दिया। उसमें एक थे सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, आपने इनके बारे में ज़रूर सुना होगा। ठीक है, तो सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो थे, उन्होंने कहा कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। कैसे? दीर्घकालिक सपना आपका क्या है भाई, थोड़ा सा जानते हैं इसको। तो उनका सपना था लोकतांत्रिक हमारा देश हो, तो लोकतांत्रिक है। तो लोकतांत्रिक कहाँ लिखा हुआ है? प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है। हमारा देश जो हो वो क्या हो, पंथ निरपेक्ष हो, पंथ निरपेक्ष है। संप्रभु हो, संप्रभु है। सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट है। अखंडता, सब ये सब चीज़ों को जोड़ा गया। जस्टिस हो, फ्रीडम हो, तो इन सभी कोई भी व्यक्ति अपना धर्म, विचार, विश्वास व्यक्त कर सकता है, तो प्रस्तावना में है। तो वो कह रहे हैं कि जो प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक जो सपना है, जो हमने सपना मतलब स्वतंत्रता संग्राम में देखा, उन सभी सपनों को एक विचार है और ये प्रस्तावना है, और उसमें सब क्या है, इंक्लूड है, शामिल है। ये सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर का कथन है। आगे देखिए, के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, उनका कहना था कि हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे जो संप्रभु का मतलब मैंने बता दिया पिछले वीडियो में, आप
जाकर उसे देख सकते हैं। तो संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का एक भविष्य फल है, इसमें आप देख सकते हैं। फिर पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा संविधान प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है और कुंजी है, और उन्होंने कुछ बोला इसके बारे में कि एक गहना है ये जो आप कह सकते हैं। ये देखिए, एक से बात याद रखिएगा, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा बी आर अम्बेडकर ने कहा है। मैं लिख देता हूँ, आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर, इसे कहते हैं संविधान की आत्मा, आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर। लेकिन संविधान की प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा? संविधान का जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना ही तो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसको आत्मा किसने कहा? संविधान की ये आत्मा है, और आत्मा है भी। जैसे अगर आपको क्या करते हैं, कोई भी बुक देखना हो तो क्या करते हैं, आप उसको उसके चैप्टर का देख लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि इस बुक में क्या है। तो उसी प्रकार आप प्रस्तावना को देखकर आप समझ सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। तो वही तो बात तू कह रहे हैं कि क्या है, प्रस्तावना कुंजी है, कि आप यदि प्रस्तावना को समझ गए तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन खुल गया। तो ये कथन ठाकुरदास भार्गव का था। फिर देखिए, कुछ सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनौतियाँ आते रहते हैं संविधान के इंटरप्रिटेशन को लेकर, संविधान के नए नए चीज़ों को जोड़ने घटाने, क्या सही है, क्या संविधान के अनुसार सही है या नहीं है, इन सब चीज़ों को आते रहता है। ठीक है, तो उसमें एक आया था बेरुबारी संघ मामला में आया था। बेरुबारी में आपको जब भारतीय संघ एवं गणराज्य राज्य पढ़ाऊँगा तो मैं उसमें बेरुबारी केस को बहुत ही डिटेल से इसमें करूँगा। आप इतना समझ जाइए कि उस समय हुआ तो कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट भी अपने फैसलों को क्या करती है, पलट पलट कर मतलब कि रिजेक्ट कर सकती है, ये उसके पास पावर है। तो कहा गया बेरुबारी संघ मामले में कहा कि प्रस्तावना संविधान का पार्ट नहीं है। एक उन लोग एक रफ आइडिया बना लिए थे, इसीलिए इसको हम पार्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन केशवानंद भारती केस, ये भी बहुत डिटेल से आगे मैं चर्चा करूँगा इसको। केशवानंद भारती केस जो हुआ 1973, इसमें जो जजमेंट आया उसमें कहा गया कि नहीं, प्रस्तावना हमारे संविधान का पार्ट है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को, मतलब जो पूर्व कहा बेरुबारी संघ मामले में कि प्रस्तावना ये प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती केस में कहता है कि नहीं, ये पार्ट है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ये करते रहता है। आगे देखते हैं, लास्ट पॉइंट है हमारे प्रियम्बल का कि प्रस्तावना में क्या संशोधन हो सकता है। प्रस्तावना में क्या संशोधन हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आर्टिकल 368 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का एक आर्टिकल है कि इसके तहत आप कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट में बेसिक स्ट्रक्चर नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर पार्ट को आप संशोधन कर सकते हैं। तो जब केशवानंद भारती 1973 हुआ तो उसमें कहा गया कि क्या आर्टिकल 368 के तहत क्या प्रियम्बल में भी हम संशोधन कर सकते हैं। तो संशोधन हुआ या नहीं, हो सकता है। प्रियम्बल में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि सिर्फ आप बेसिक स्ट्रक्चर को, जो मतलब अब बेसिक स्ट्रक्चर प्रियम्बल में आपको क्या दिखता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे उसमें कहा गया लोकतांत्रिक, हमारा लोकतांत्रिक होगा, तो लोकतंत्र हमारे क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। गणतंत्र, रिपब्लिक, शॉर्ट लिख देता हूँ, रिपब्लिक हो, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सेकुलर हो, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर है। सोवरेन हो, विचार व्यक्त करने का आज़ादी हो, ये सब क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। तो कहा गया कि मूल ढांचा जो उसमें भी है और वही मूल ढांचा कॉन्स्टिट्यूशन का है। तो जिस प्रकार से मूल ढांचा आप कॉन्स्टिट्यूशन को 368 के तहत आप खत्म नहीं कर सकते, मतलब है ही नहीं, आप खत्म ही, आपके पास राइट नहीं है, पार्लियामेंट के पास इतना राइट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि आप क्या कर सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को ही खत्म कर दीजिए, आइए आपके पास पार्लियामेंट के पास राइट नहीं है। तो कहा गया जो प्रियम्बल में जो बेसिक स्ट्रक्चर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, ये सब क्या है, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर है, और बेसिक स्ट्रक्चर को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं 42nd अमेंडमेंट, मतलब आपसे पूछा था कि प्रियम्बल में क्या संशोधन हुआ है, तो आप जानते हैं कि हाँ, 1 टाइम्स में क्या है कि इसको आप संशोधन कर सकते हैं, मतलब सॉरी 1 टाइम इसमें संशोधन हुआ है, 1 टाइम इसमें अमेंडमेंट हुआ। कब हुआ और किस अमेंडमेंट के तहत, तो 42nd अमेंडमेंट 1976, 42nd अमेंडमेंट 1976, ठीक है। और कहा जाता है 42nd अमेंडमेंट को तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही कहा जाता है, ठीक है। तो 42nd अमेंडमेंट 1976 में कहा गया, मतलब किया गया हमारे प्रियम्बल में, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्दों को ऐड कर दिया गया। आप इसे सीक्वेंस में भी याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 42nd अमेंडमेंट 1976 में जो प्रियम्बल में ऐड किया गया, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, सॉरी इंटीग्रिटी, एस इंटीग्रिटी, SSI, सिर्फ आप याद रखिए, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी,
इन 3 शब्दों को क्या किया गया, ऐड किया गया। मतलब हमारे प्रियम्बल में सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम को है क्या किया गया, इसमें 1 टाइम्स क्या किया गया, संशोधन किया गया। ठीक है, तो दोस्तों प्रियम्बल जो मैंने स्टार्ट किया था उसका ये सेकेंड पार्ट था, एक आज कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।